हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नोट्स गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूं उसकी पहले बात करूं। टॉपिक का नाम है सेंसस यानी कि जनगणना। बड़ा अच्छा विषय है, बड़ा अच्छा ये सेशन रहने वाला है, क्योंकि एसएससी और रेलवे की एग्जाम की ऐसी कोई शिफ्ट नहीं जहां सेंसस से प्रश्न नहीं। ये मेरा स्टेटस है, आप ये मान के चलिए। तो मैं आज ये पूरा इस सेशन में जो सेंसस पढ़ने वाले हैं, ये डाटा आपको इसी क्लास में याद होंगे। क्लास बाइलिंगुअल होगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं क्लास को शुरू करता हूं। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं जनगणना का इतिहास, यानी कि इसका हिस्ट्री क्या रहा है। सर्वप्रथम जनगणना का उल्लेख मौर्य काल की कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में, और कौटिल्य की पुस्तक जो अर्थशास्त्र है, इसका संबंध राजनीति से है, पॉलिटी से है। मतलब इस सब्जेक्ट का, इस बुक का नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन इसका संबंध जो है बच्चे वो राजनीति से है। ये बड़ी बात ध्यान रखने वाली है, और सबसे पहले इसी के अंदर मिलता है भारत में। उसके बाद में बात करते हैं आधुनिक जनगणना या आधुनिक पद्धति से। जो जनगणना हुई है वो 1749 में स्वीडन में हुई है। यहाँ से भी प्रश्न आता है कि आधुनिक जनगणना जो है वो कहाँ हुई है। सबसे पहले वो सेंसस जो हुई है वो स्वीडन में हुई है। उसके बाद में बात करते हैं 10 सालों वाली, यानी हर 10 वर्ष में भारत में भी जनगणना होती है, आप लोगों को पता होगा। तो जो दशकीय गणना है वो सबसे पहले अमेरिका में 1790 में हुई थी। अब बात करते हैं भारत में कब हुई। सबसे पहले जनगणना अगर भारत में कब हुई तो हेनरी वोल्टर के टाइम में हुई। हेनरी वोल्टर कौन है बच्चे, इस नाम को आपको याद रखना है। हेनरी वोल्टर सेंसस के फादर हैं इंडिया के अंदर, यानी भारत में जनगणना के जनक हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि सबसे पहले भारत में पूर्ण जनगणना 1830 में हुई, और वो कहाँ हुई? भारत के शहर ढाका में। विश्वास मानिए और इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि उस समय 1830 में ढाका भारत का ही शहर था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में बात करते हैं रेगुलर जो नॉन सिंक्रोनिस जनगणना है वो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई। ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। और जो रेगुलर जनगणना है, जो नियमित जनगणना है, वो भारत में 1851 में अंग्रेजों के शासनकाल में हुई, और अंग्रेजों ने जनगणना 1800 के अंदर की थी, यानी इंग्लैंड में जनगणना 1800 के अंदर हो गई थी। बात करते हैं बच्चे 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी, और भारत के आज़ाद होने के बाद में 7वीं, क्योंकि आज़ाद होने पर 1951 के अंदर पहली सेंसस हुई थी, क्योंकि हर 10 वर्ष में होती है। तो 1947 से बाद में 1951 आएगा, और इससे अकॉर्डिंगली लगा लेना कि 7वीं जनगणना है भारत के स्वतंत्र होने के बाद में। बात करते हैं अभी 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना है ये 2011 वाली। पहले 2001 की हुई, फिर 2011 की हुई। अब मैं बात करता हूं कि जो वर्तमान में जनगणना होगी बच्चे, उस पर भी बात करूंगा। उससे पहले आप यहां पर देख सकते हैं कि अगली जनगणना 2027 में प्रारंभ होगी। इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं। 2 चरण में होगी, और 1 मार्च 2027 को इसके आंकड़े जारी हो जाएंगे, और इसका नोटिफिकेशन जून 2025 में जारी हो चुका है। प्रेजेंट में इसका गजट नोटिफिकेशन आ गया है। और उस समय भारत के अभी प्रेजेंट में कौन है? श्री मृत्युंजय कुमार नारायण भारत के जनगणना आयुक्त हैं। चलिए वापस चलते हैं इस पर जनगणना का एडमिनिस्ट्रेशन स्वरूप देखने के लिए। 7वीं अनुसूची के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल के अंदर जनगणना संघ सूची का विषय है बच्चे, और जनसंख्या समवर्ती का सूची का विषय है। आप मुझे एक बात बताएंगे, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, एक सेंट्रल लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, और एक कॉन्क्रीट लिस्ट होती है। वो मैटर जो सेंट्रल कानून बनाती है वो सेंट्रल लिस्ट में होते हैं। तो जनगणना पर कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार, इसलिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है। लेकिन जो जनसंख्या है, इसको नियंत्रित करना है, बढ़ाना है, कम करना है, ये सारे काम राज्य सरकारें भी कर सकती हैं केंद्र के साथ साथ, इसलिए ये कॉन्क्रीट लिस्ट में डाला गया है। जनगणना का दायित्व आर्टिकल 246 के तहत केंद्र सरकार के पास है। जनगणना, लोगों की गणना करवाना। जनसंख्या, जिन लोगों की गणना करवाना है, जिन लोगों को गिनना है, वो जनसंख्या है। देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन और सेंसस। हाँ, यहां भी कंफ्यूज नहीं होना है भाई, मेरी तरह, ठीक है। तो सेंसस में और पॉपुलेशन में डिफरेंस है। जनसंख्या पॉपुलेशन होती है, जनगणना सेंसस होती है। आज हम सेंसस पढ़ रहे हैं, ना कि पॉपुलेशन। उसके बाद में बात करते हैं जनगणना का कार्य। देखिए बच्चों, देश आजाद हुआ, जनगणना का कार्य किसी न किसी एक्ट के तहत करवाया जाना था। तो वो एक्ट था 1948, यानी कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना का कार्य करवाया जाएगा। आर्टिकल की बात करें तो 246 के तहत केंद्र सरकार का काम है, और 7वीं अनुसूची में ये बात लिखी हुई है कि जनगणना संघ सूची का विषय है।
1961 में जनगणना के कार्य को महत्व को देखते हुए, अब आप ये कहेंगे सर महत्व क्या है, बहुत ज्यादा महत्व है, पॉलिसी मेकिंग में है, लोगों को सुविधाएं देने के हिसाब से है और चुनाव में परिसीमन करने के लिए है, तो ये सब चीजें हमें आवश्यक है जनगणना। तो इसके महत्व को देखते हुए जनगणना गृह मंत्रालय के द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा करवाई जाती है और इसमें अलग से डिपार्टमेंट बना दिया बच्चे, एक अलग से विंग बना दी गई, सेंसस डिपार्टमेंट, ये 1961 में बना था। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको याद करेंगे कि जनगणना संघ सूची का विषय है, आर्टिकल 246 में आता है और 1948 एक्ट के तहत इसकी करवाई जाती है कार्रवाई। और 1961 में सेंसस जो होम मिनिस्ट्री है, जिसके मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी। तो अमित शाह जी के डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में एक डिपार्टमेंट बना दिया गया और उस डिपार्टमेंट का नाम है जनगणना विभाग, जनगणना डिपार्टमेंट। इसके शीर्ष अधिकारी कौन होते हैं, टॉप मोस्ट ऑफिसर कौन होता है, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त यानी आरजी होता है, रजिस्ट्रार जनरल, एंड सेंसस कमिश्नर होता है। 2011 में जब सेंसस हुई, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2021 में होने वाली सेंसस क्या हुआ बच्चों, कोविड और चुनाव की वजह से टाल दी गई और वो होगी 2027 में। तो हमें कौन सी पढ़नी है, हमें 2011 की ही पढ़नी है अगले 2 सालों तक, उसके बाद में नई आएगी, बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके में सबसे पहले लेकर के आएंगे, ये भी वादा आज ही कर देता हूं। 2011 में उस समय हमारे रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर कौन थे, डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। और 2011 की जनगणना का सेंसस का जो लोगो है या स्लोगन है वो है अवर सेंसस ओवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बच्चों अभी 2027 का कोई स्लोगन नहीं आया है, कोई मॉस्किटो नहीं आया है, कोई शुभंकर नहीं आया है, जब भी आएगा बताया जाएगा। 2011 में प्रगणक शिक्षिका इसका शुभंकर थी, यानी गणना करती हुई एक महिला, एक शिक्षिका का चित्र था, वो इसका शुभंकर था, याद रख सकते हैं, याद रहे तो। बाकी ये सारी बातें हो गई है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए 1901 से लेकर के 2011 तक के ये वर्ष लिखे हुए हैं, ये हमारी जनसंख्या लिखी हुई है बच्चों, ये दशाब्दी का अंतर लिखा हुआ है, 10 सालों में कितना अंतर आया है, और ये प्रति दशक वृद्धि है, यानी कि हमारी रेट क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, वो ग्रोथ रेट है ये बच्चे परसेंटेज के अंदर। आप यकीन मानिए मेरी साथ, सबसे पहले यहां पर कुछ ही डाटा आपको याद करना है, देखना कवर हो जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि जब देश आजाद हुआ उस समय भारत की जनगणना कितनी थी, तो हम बात करेंगे 1947 से बाद में। हम कहां जाएंगे दोस्तों, सीधा जाएंगे हम लोग, कहां पर, हम जाएंगे बच्चे यहां पर, और यहाँ पर इसको यहाँ से पकड़ेंगे और ये करेंगे हम 36.10। बच्चों ये करोड़ में है, इसलिए हम कह रहे हैं कि 36 करोड़, 36.1 करोड़ जनसंख्या भारत की आज़ाद हुआ तब था, और वर्तमान में 121.8 करोड़, यानी 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग 121। बच्चे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि यहाँ पर कितना गुना वृद्धि हुई है, 3.3 टाइम, कितना गुना वृद्धि हुई है, 3.3 टाइम बढ़ गई है देश आज़ाद होने से वर्तमान तक। क्लियर है? अब आप मुझे एक बात और बताएंगे कि सबसे ज्यादा जो प्रति दशक के अंदर जो ग्रोथ रेट है बच्चे, वो कहां पर देखने को मिली है आप लोगों को, कौन से वर्ष में मिली है? तो आप कहेंगे सर 1971 में। ओके, इसके अलावा आप मुझे ये भी बताएंगे कि ऐसा कोई डिकेड्स है क्या जिसके अंदर नेगेटिव ग्रोथ रेट आई है बच्चों? इसके कारण स्पष्ट करूंगा मैं आप लोगों को, और ये बड़ी बात है। चलिए अब यहां पर आइए मेरे साथ। सबसे पहले ये कारण तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि 3 गुना वृद्धि हुई है, 3.3 गुना टाइम बढ़ गया है आजाद होने के बाद में। उसके बाद में बात करते हैं 1911 से 21 में। जब आप यहां से यहां जा रहे हैं बच्चे, तो आपको क्या मिल रहा है? ऋणात्मक वृद्धि। क्या भारत में जनसंख्या घटी है? जी हाँ। 1911 से 21 के बीच में एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया था, और एक स्पेनिश फ्लू आया था 1918-19 के अंदर, है ना। 1918 और 19 के अंदर स्पेनिश फ्लू एक बीमारी आई थी बच्चे, N1H1 इन्फ्लुएंजा के कारण। तो वहां पर भी जनसंख्या ग्रोथ रेट इस वजह से कम हुई है हमारी। उसके बाद में 21 के बाद में लगातार बढ़ रही है, इसलिए वर्ष 1921 को जनसंख्या के काल में महान विभाजक वर्ष कहते हैं, यानी इसके बाद में लगातार ग्रोथ रेट देखने को मिली है। तो ये 3-4 चीजें यहां से कवर आप लोगों को करनी थी, ठीक है। और दशकीय वृद्धि दर भी पूछ लेता है बच्चे, लास्ट में कितनी रही है हमारी? 17.7, यानी कि 2001 से 11 के बीच में हमारी 17.7 करोड़ जो वृद्धि परसेंटेज रहा है वो ये रहा है। चलिए उसके बाद में जनसंख्या का नंबर है कितना बढ़ा है, लेकिन आप ये देख रहे हैं, एक बात और नोटिस करिए यहां पर, यहां से यानी कि इसके बाद से देखिए 23 से सीधा 21% बढ़ी है, मतलब डाउन आ रही है, इसके बाद में डाउन आ रही है। और ये सेंसस के सिद्धांत है वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। ये सारी बातें मैंने बता दी है कि 19 से 21 के बीच में 0.31% की कमी हुई है। इसका कारण विश्व युद्ध और महामारी प्रकोप था। तीव्र वृद्धि हुई है 1921 के बाद में, लगातार वृद्धि हुई है, इसलिए इसे ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहते हैं, महान विभाजक वर्ष कहते हैं। और ये जनसंख्या 3.3 गुना बढ़ करके कितनी हो गई? 121 करोड़ हो गई
आज़ादी के बाद से। ये सारे फैक्ट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। और 2021 में 102 करोड़ थी, ये बढ़कर के ये वार्षिक वृद्धि दर बताई है और ये प्रतिवर्ष वृद्धि दर बताई है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, इस वीडियो के नीचे आप लोगों को जो सेक्शन आता है वहां पर आपको इस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, नोट्स गुरुजी ऑफिशियल की, वहां पर जाना और इसकी PDF आपको ऐसे की ऐसे क्लास खत्म होने के तुरंत बाद मिल जाएगी। चलिए, कैसा लग रहा है मेरा ये। उसके बाद में बात करते हैं सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। 10 सालों के अंदर वृद्धि का दर कौन से राज्य में सबसे ज्यादा रहा बच्चे? दादरा नागर हवेली में 55% रहा है। मेघालय में ये सबसे ज्यादा आपको इसी का याद करना है। उसके बाद में बात करते हैं बच्चे सबसे न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला। तो न्यूनतम दशकीय यानी कि 10 सालों में वृद्धि नहीं हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, इंपोर्टेंट लगा लीजिए, 3 स्टार लगा लीजिए कि नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 सालों में वृद्धि के बजाय नेगेटिव ग्रोथ रेट आई है, यानी कि ग्रोथ रेट आई नहीं, नेगेटिव है। तो बच्चे 0.58, ये भी याद कर लीजिए, SSC का फेवरेट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसका पिछले 10 वर्षों में नकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है, वो है नागालैंड। नागालैंड के लोगों को ये समझना होगा कि पूरा देश जनसंख्या बढ़ाने में लगा हुआ है, तुम क्या कर रहे हो। बच्चे, मेरे गांव में है एक ऊषा मिष्ठान भंडार। ऊषा मिष्ठान भंडार की एक ट्रिक है, सोचिए आप लोग कि मेरे गांव में एक ऊषा मिष्ठान भंडार है, बहुत स्वादिष्ट लाजवाब मिठाई बनाते हैं और वहां पर क्या रहती है बच्चे? भीड़ रहती है। उसका कारण क्या है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, यहां पर तीनों में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग इजीली कर देंगे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला कौन है। भीड़ कहाँ रहती है? सर के गांव में ऊषा मिष्ठान भंडार पर रहती है, तो यहां पर कर सकते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, 6.10 लाख लोग हैं। यूपी में लगभग 20 करोड़ लोग हैं, जो कि पूरे राज्य का 16.49% एक्वायर करता है। एक तरीके से जनसंख्या में पार्टिसिपेशन 16.5% तो अकेले यूपी का है, सोचिए आप लोग। उसके बाद में बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, यानी यूनियन टेरिटरीज के रूप में। राज्य नहीं बचे, ये यूटी है और यूटी बचे दिल्ली है, जो कि क्या है? 1.67 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप की है, यूटी के अंदर 64,000। मैं महानगरों के बारे में भी इसकी बात करूंगा MDKC की ट्रिक से। सबसे पहले चलते हैं सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। ऐसा जिला जिसमें सबसे कम जनसंख्या है बच्चे, ये अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद में बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। बच्चे, ये महाराष्ट्र का ठाणे जिला है, जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है और जनसंख्या घनत्व भी दिबांग घाटी में कम है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ओनली 17। भारत का सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है, मैं आगे बताऊंगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, शहर, MDKC कैसा लगा? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। बच्चे, यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली 1 नंबर पर है, क्योंकि दिल्ली शहरों के अंदर भी है और यूनियन टेरिटरीज में भी है। ये शहरों की, महानगरों की बात कर रहे हैं। तो MDKC, कैसी केसी, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? कैलाश चंद जी हैं, जनसंख्या बढ़ाने वाले, यही है सबसे बड़े शहर। चलिए, भारत की एग्जैक्ट जनसंख्या की बात करें तो 1,21,08,54,977। बड़ा कैसा लग रहा है फिगर? 121.8 करोड़ है। चलिए, इसमें पुरुषों की संख्या 51.51% योगदान पुरुषों का है। बच्चों, महिलाओं का योगदान कम है, बजाय पुरुषों के 1.5% ज्यादा है, इनका 1.5% कम है। ओके, 0 से 6% की जनसंख्या हमारे पास 13.6% है, यानी कि 16.5 लाख जनसंख्या हमारे पास है। और बच्चे, इससे आगे की बात करें तो लगभग 24% हमारे पास यंग एज जनरेशन है, वो भी आगे बढ़ाएंगे। नगरीय प्रतिशत, भारत में 31.1% लोग कहाँ रहते हैं? नगरों में रहते हैं। अर्बन परसेंटेज ये है, कहते हैं मेरे गांव, मेरे भारत का गांव में बसता है दिल। 70%, 70 नहीं बच्चे, 69%, 69 नहीं बच्चा, 1 पॉइंट और कम कर दो। 70 से 1 कम करेंगे 69 आएगा, 69 आएगा, 1 पॉइंट और कम कर दो बच्चे, 68.9%। एग्जैक्ट फिगर यही है, ये याद करना है आप लोगों को। वृद्धि दर मैंने अभी बताया कि 2001 से 11 के बीच में कितना वृद्धि दर रहा है। वार्षिक वृद्धि दर ये रहा है, हर वर्ष ये बढ़ा है। साक्षरता 74.04, कितना बेहतरीन आंकड़ा है। 74.04, 74% लोग इंडिया में लिटरेसी पढ़े हुए हैं, साक्षर हैं, ये बात याद रखना। और पुरुषों की साक्षरता 82 है। बच्चे, मुझे एक बात बताएं, 74 में आप लोग 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? 82। तो 74 में 8 ऐड करेंगे तो ये पुरुष साक्षरता। महिलाओं की साक्षरता तो ऑलरेडी डाउन है भाई, 9 माइनस करो, 65 आएगा भाई। यही है क्या? जी हाँ, यही है। मतलब 74 तो एग्जैक्ट लिटरेसी रेट है। इसमें 8 जोड़ दो, पुरुष निकालना है तो जोड़ना है, महिलाएं करना है तो घटाना है, एक और घटा दो। मजा आया कि नहीं आया? आंकड़ा याद हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा ही होता है। जनघनत्व, जनघनत्व याद करिए क्या है? डेंसिटी, डेंसिटी कितना है? 382।
भारत का डेंसिटी अकॉर्डिंग 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 382 है, 382 है। यानी 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या 382 है। इसको निकालते कैसे हैं बताऊंगा आगे, मेरे साथ आइए। 1951 से तुलना मैं कर चुका हूं बच्चे। 36 करोड़ थी उस समय की पॉपुलेशन, बाद में 121 करोड़ हुआ, 3.3 गुना बढ़ा। साक्षरता देश आजाद हुआ, याद कर लेना, मात्र 18% थी, 4 गुना बढ़ गई, 74.04। 74.04 में 8 बढ़ाओ मेल आ जाएगी, और बच्चे 9 घटाओ फीमेल आ जाएगी। बताओ मुझे, बताओ मुझे, बताओ मुझे कैसा लग रहा है आप लोगों को? ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं घनत्व। बच्चे 117 लोग रहते थे जब देश आजाद हुआ। उसके बाद में हमने मेन काम यही किया है, सबसे ज्यादा और सबसे तगड़ा, 350, 300 से ऊपर पहुंचा दिया। यानी 117 लोग 1 किलोमीटर में रहते थे, और जब देश आजाद होने के बाद में 2011 की हुई तो बच्चे हमारे पास 382 लोग रहने लगे। देखिए कितना बढ़ करके आया है, लगभग 3.25 गुना। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 जब मेल होंगे उन पर फीमेल्स की नंबर बच्चे क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है, सेक्स रेशो कहलाता है। देश आजाद हुआ तब ये था, अब ये है 2011 के अकॉर्डिंग। बच्चे 3 माइनस हो गई हमारी, 3 माइनस हो गई। चलिए उसके बाद में बात करते हैं, सेक्स रेशो पर आते हैं। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का अनुपात, यानी कि 1000 मेल्स पर फीमेल्स की काउंटिंग जो है बच्चे, वही सेक्स रेशियो कहलाती है 2011 के अनुसार। 1000 पुरुष अगर भारत में रह रहे हैं तो 943 महिलाएं हैं। यानी कि गए कितने? 7 और 50, 57 लोग गए भाई। 57 लोग कहाँ गए? बिना विवाह के गए, उनको महिलाओं का सुख, सॉरी, देश का बाल लिंगानुपात 919 है बच्चे। बालकों का लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की उम्र में तो लिंगानुपात और घट गया, और इसका इंपैक्ट कब मिल रहा है? अभी, क्योंकि 11 की हुए कितने साल हो गए? 15 साल। अब कमारे ज्यादा रह रहे हैं, क्यों? क्यों? ये ठीक है। सबसे शीर्ष लिंगानुपात 1000 पर 1084 महिलाएं हैं। ये यकीनन दूसरे स्टेट्स वाले शादी कर लाते होंगे केरल से, क्योंकि यहां पर 84 महिलाएं एक्स्ट्रा हैं। इस तरीके से याद रखिए, 84 महिलाएं पुरुषों से एक्स्ट्रा हैं वहां पर। ओके, और हरियाणा की देखो बच्चे, 8 है, 7 9 8 7 9। बच्चों क्या बात है, क्या बात है, 7 8 9, क्या बात है बच्चे। देखो हरियाणा की स्थिति, हरियाणा की बहुत दुर्दशा है। चलिए उसके बाद बात करते हैं, सबसे अच्छी स्थिति महिला लिंगानुपात में केरल की है। लिटरेसी रेट, साक्षरता क्या है बच्चे? साक्षरता से होता क्या है? मानव का विकास, मानव का डेवलपमेंट होता है। और सबसे बड़ी बात, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। बच्चे ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी आ जाती है। आप सोचिए कि आप साक्षर हैं, उसके बाद में आप पढ़ लिख रहे हैं, नौकरी लग रहे हैं, एक गांव में गरीब बेचारा बेरोजगार आदमी है, प्लस में इलिटरेट और है, अनपढ़ और है, तो सोचिए उसका जीवन और आपका जीवन कैसा होगा। बहुत दिन रात का अंतर होगा। इसीलिए ये सब चीजें जरूरी हैं। साक्षरता के लिए डेफिनेशन क्या है? 7 वर्ष उम्र होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछा हुआ है, 7 वर्ष उम्र होनी चाहिए और पढ़ा लिखा होना चाहिए, यानी कि नाम लिखना पढ़ना जानता हो, वही साक्षर है। बच्चों भारत के अंदर साक्षरता 74.04 है, और इसमें प्लस 8 ऐड करेंगे तो मेल की आ जाएगी, और -9 कर देंगे तो फीमेल की आ जाएगी। यही मैंने बताया है, इसको आवश्यक नहीं है, आप देख सकते हैं। ये सिर्फ सुंदरता के लिए आंकड़े लाए गए हैं। क्या पता एग्जामिनर का दिमाग खराब हो और ये क्वेश्चन पूछ ले तो अशोक सर तो कह देंगे कि भाई मैंने तो पढ़ाया था, आप कह नहीं सकते, लेकिन देख लो। चलिए उसके बाद चलते हैं, शीर्ष साक्षरता 94 लोग पढ़े हुए हैं केरल में। बच्चे यहां भी केरल ही था। देखिए देखिए, कहीं ना कहीं लिंगानुपात का पढ़ाई से रिलेट कर रहा है, क्योंकि ये लिंगानुपात गिरने का कारण है महिलाएं, कन्या भ्रूण हत्या, भ्रूण के अंदर ही बच्चों को मार देते हैं। तो आजकल उस पर बैन लग गया है, और इसी का वजह यही है। लेकिन आप पढ़ लिख रहे हैं, लोग शिक्षित हो रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो चीज़ें बिल्कुल कम हो रही हैं। केरल में साक्षरता भी ज़्यादा है, और केरल में लिंगानुपात 1084 था बच्चे, और इसी का एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिला है। न्यूनतम साक्षरता बिहार में है 61। बच्चे ये देख लीजिए, शीर्ष साक्षरता जनसंख्या में वृद्धि, सबसे ज्यादा साक्षर जनसंख्या में वृद्धि कहां हुई है? 100% से ज्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट यहां पर 30 लोग ही हैं अगर साक्षर, तो 100% का मतलब 60 से ज्यादा लोग, 60% हो गई साक्षरता। नहीं भाई साहब, यहां भी पार नहीं पड़ रही है, लगभग 20% और बढ़ा दो तो 6 और बढ़ा दो। मान लो 30 लोग पढ़े लिखे थे, अब 66 लोग पढ़े लिखे हो गए, लगभग मेरी कैलकुलेशन यही कह रही है। कहां? दादरा नागर हवेली और बिहार में 74.83 साक्षरता दर बढ़ी है। उसके बाद में बात करते हैं महिला और पुरुषों में साक्षरता में अंतर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे कि महिला और पुरुषों में साक्षरता का अंतर। राजस्थान में 27% है, 65 और 79 के बीच का अंतर देखना आप लोग, सॉरी 51 के आसपास और 79 के अंतर देखना आप लोग, 27 के आसपास आएगा। ये अंतर जो है एग्जैक्ट है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि महिला, मेल और फीमेल साक्षरता में अंतर
मान लो पुरुष तो बिल्कुल कम पढ़े लिखे हैं और महिलाएं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, तो ये अंतर लगभग बच्चों आपको कहाँ मिलेगा? राजस्थान में सबसे ज़्यादा और मेघालय में सबसे कम देखने को मिलेगा। देश का उच्च साक्षरता सबसे ज्यादा हाई लिटरेसी रेट वाला जिला पूछे तो शेरछिप है। न्यूनतम वाला पूछे तो अलीराजपुर एमपी में है, 98.76% है बच्चे, 9876% है। बताइए कितना कमाल का है? 6 7 8 9। देखो कैसे याद रखेंगे इसको, पता है? 6 7 8 9, 98.76। बता कितना अच्छा फिगर आया है, 37.22। ओके, अलीराजपुर और शेरछिप। उसके बाद में बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, जनसंख्या घनत्व। अगर कुल जनसंख्या हमारे पास कितनी है बच्चे? 121.8 करोड़। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3287,263। बच्चे इसका भाग दे दो, हमारे पास 382 आएगा 382 लगभग आप निकालेंगे तो 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है भारत में? 382। और आजादी से पहले 117। यही आंकड़ा याद करना था। सबसे ज्यादा 1 वर्ग किलोमीटर में बिहार में 1106 आदमी रह रहे हैं, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हैं, सबसे छोटा जिला यहीं पर है दिबांग घाटी, और उसी का सबसे कम जनघनत्व है। ये बात मैं बता चुका हूं। दिल्ली का सबसे ज्यादा घनत्व है बच्चे, 11,320 लोग दिल्ली में रह रहे हैं 1 किलोमीटर में। सपोज करिए मर रहे हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला यूटी कौन सा है बच्चे? मात्र और मात्र 46 लोग रह रहे हैं यूनियन टेरिटरीज अंडमान निकोबार में। चलिए उसके बाद में बात करते हैं जाति आधारित। 1881 में शुरू हुई थी, 1931 के बाद समाप्त कर दिया गया। 2027 में बच्चों जनगणना होगी। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जातिगत जनगणना होगी। इससे पहले सिर्फ और एससी और एसटी की जनगणना यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की ही सेंसस होती थी, लेकिन बच्चों अब होगी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल सबकी जनगणना होगी 2027 में आने वाली में। इससे क्या फायदा होगा? पहले कहा था कि जातियों में बढ़ जाएंगे लोग, लेकिन अब जातियों का उनके हिसाब से राजनीतिक फायदे के लिए, मैं कोई बात नहीं करूंगा इस पर, क्लास सेशन बहुत शानदार चल रहा है। शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति 2011 की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या इतनी थी, देखिए 20.13 करोड़ थी, जो कि 16.6% होता है बच्चे। एससी का परसेंटेज कितना है? 16.6% है शेड्यूल कास्ट का परसेंटेज। सबसे ज्यादा एससी कहां पर है? यूपी में है, मायावती वाली सरकार में रही होगी। न्यूनतम मिजोरम में है। एससी का परसेंटेज पंजाब में है बच्चे। अब सुनिए कंफ्यूजन, मान लीजिए यहां पर 20 लाख लोग एससी के हैं, यहां पर 4 लाख हैं, लेकिन पूरी जनसंख्या का परसेंटेज निकालेंगे तो ज्यादा निकलेगा, इसलिए परसेंटेज में पंजाब ज्यादा है एससी में, और न्यूनतम मिजोरम ही है। यहां पर 1% लोग रह रहे हैं और वहां पर भी न्यूनतम मिजोरम है। लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या में कितने लोगों की संख्या गिने तो यूपी में ज्यादा है, और परसेंटेज निकाल लें उनका टोटल सेंसस से अकॉर्डिंग भाग देके तो पंजाब में ज्यादा है। तो एससी पंजाब में परसेंटेज में ज्यादा है और यूपी में जनसंख्या में ज्यादा है। मिजोरम में ओवरऑल कम ज्यादा इधर ही है, सबसे कम इधर ही है। चलिए 16.6 हो गया। अब एसटी की बात करते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स की 8 पॉइंट। तो आप मुझे बताइए 16.6 प्लस 8.6 25.2 आएगा एग्जैक्ट, जो कुल जनसंख्या का 8.6 है। एसटी की जनसंख्या का परसेंटेज, एसटी सबसे ज्यादा एमपी में है, याद कर लेना, रट लेना, इंपॉर्टेंट है। एससी सबसे ज्यादा एमपी में नहीं है, एससी सबसे ज्यादा यूपी में है। सर्वाधिक एसटी यूटी में, दादरा नगर हवेली में है, ये भी याद रख सकते हैं। अनुसूचित जनसंख्या जनजाति जनसंख्या परसेंटेज के आधार पर बात करें तो लक्षद्वीप में 94% एसटी रहती है, और बच्चे मिजोरम में 94.4%। बच्चे मिजोरम सबसे कम में था, इधर सबसे ज्यादा में है, आप सोचिए। उसके बाद में बात करते हैं जनसंख्या की संयुक्त प्रतिशतता एससी और एसटी का 25.2, आप लोग याद रख सकते हैं 16.2 और 16.6 और 8.6 बच्चे ये याद रख सकते हैं। एससी है ये एसटी है, बहुत अच्छा डाटा है। उसके बाद में बात करते हैं, ये अपना आंकड़ा दिया हुआ है, धर्म आधारित सेंसस। भारत में धर्म पर आधारित पहली बार हुई, दूसरी बार 2011 में हुई, जिसके आंकड़े 2015 में आए। और ये 6 धर्म हैं जिनको अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज का दर्जा दिया गया है, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। ये 6 धर्म है बच्चे, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। चलिए इन पर बात करते हैं। सबसे ज्यादा इनके अंदर सबसे जो ज्यादा जनसंख्या है वो हिंदुओं की है। इनमें बात करते हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या 2011 के अनुसार हिंदुओं की है, और 2011 से 1 के बीच में जो वृद्धि दर है वो मुसलमान के अंदर है, यानी मुस्लिम धर्म की सबसे ज्यादा आबादी बढ़ी है इन सभी धर्मों के अंदर से। और बच्चे बात करते हैं कि सबसे कम आबादी, देखिए सबसे कम आबादी पिछले 10 सालों में जैन धर्म की, जैन धर्म में आबादी नहीं बढ़ रही है भाई साहब। उसके बाद में बात करते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात सबसे ज्यादा ईसाइयों में ठीक है और सबसे गिरा हुआ सिखों के अंदर है। चलिए उसके बाद में ये सारा डाटा आप लोग देख सकते हैं। इससे साक्षरता, जैनी लोगों की जनसंख्या घट रही है, आप ये सोच सकते हैं सबसे कम बढ़ रही है। जैनी धर्म की साक्षरता जैनिज्म की 94.9 है। उसके बाद में बात करते हैं ईसाई की, उसके बाद में सबसे कम मुस्लिम्स की, और सबसे ज्यादा जनसंख्या मुस्लिम्स की बढ़ रही है। चलिए उसके बाद में बात करते हैं भारत की अकॉर्डिंग सेंसस 2011 के भारत में बोले जाने वाली भाषाओं का क्रम। बच्चों यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए हैं, हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, 43.63%।
लगभग लगभग आधा देश तो हिंदी ही बोलता है। बंगाली 8% है, उसके बाद याद रख लेना मराठी 6% है, तेलुगु, हिंदी, बंगाली, मराठी, HBM, 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 हिंदी, बंगाली, मराठी, 3 तो याद कर लेना। उसके बाद तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू और कन्नड़, ये भी आप लोगों को देखना है, ये डाटा बहुत अच्छा है, इसको याद करना है। उसके बाद में बात करते हैं प्रशासनिक आंकड़े, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव आंकड़े हैं। भारत में कुल राज्य कितने हैं? वर्तमान में 35 हैं क्या? वर्तमान में 36 हैं भाई, 28 और 8, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, अच्छा उस समय 35 रहे हैं जनसंख्या के समय, 2011 में बात कर रहा है, जनगणना हुई थी जब, और जिलों की संख्या 640 है हमारे पास। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 640। सब डिस्ट्रिक्ट 5,924 हैं। नगर, नगर, नगर क्या होते हैं बच्चे? म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन, यानी कि ऐसी लाइट, पानी, शहर की सुविधाएं हों, नगर पालिका, नगर निकाय हों, ये सब हों, तो वहां पर नगर नगर कितने हैं? 7,900, लगभग 8,000 कह सकते हैं आप, और 6,000 उप जिले हैं, 640 जिले हैं बच्चे। क्वेश्चन पूछा हुआ है, गांवों की संख्या कितनी है भारत में? 6.41 लाख। बच्चों याद कर लो इसको, मैं लिख रहा हूं दोबारा इसीलिए, आप लोग भी ऐसे ही लिख लिख के याद करें कॉपी के अंदर। 6.5 लाख के आसपास गांव है भारत के अंदर। ये 2011 की सेंसस है, 27 की आएगी पता नहीं क्या होगा। उसके बाद में बात करते हैं कुछ जनसंख्या संभावनाएं हैं। 2000 यूएन की रिपोर्ट है, 2022 के अनुसार सबसे ज्यादा जो है एट प्रेजेंट में बात करें तो हम चीन को पिछाड़ चुके हैं, भारत आगे आ चुका है, लेकिन हम पढ़ते हैं 2011 की। लेकिन अगर करंट के हिसाब से पूछेगा तो 2022 में भारत, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, अब तो 25 आ गया है, भारत में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है। यूएन के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत की आबादी 142 करोड़, 150 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। दूसरे स्थान पर चीन की आबादी 142.57 करोड़ है। तीसरे नंबर पर अमेरिका है, 34 करोड़ युवाओं की आबादी के कारण भारत खुशहाल बनकर के उभरा है, वो बात तो आगे की है। संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या संभावनाएं 2022 की, 2050 तक भारत की जनसंख्या 166 करोड़ पहुंच जाएगी, जबकि उस समय चीन की आबादी घटना शुरू हो जाएगी, 131 करोड़। 2000 में भारत की नई पॉपुलेशन जो पॉलिसी है बच्चे, न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी, जनसंख्या नीति, नीति का मतलब है कंट्रोल करना है, बढ़ाना है, क्या करना है, ये सारा काम चलता रहता है, मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य 2014 से, मतलब 2045 से 2070 कर दिया है। टीएफआर क्या होती है? टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है? एक महिला का पूरे जीवन काल में होने वाले बच्चों की संख्या होती है। अब आप ये सोचिए भारत की टीएफआर कितनी है? 2.1 है। अब बच्चों मुझे एक बात बताइए, भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट, भारत में एक महिला औसत 2.4 बच्चों को जन्म देती है, तो मुझे एक बात बताएंगे आप लोग, जनसंख्या बढ़ेगी और जब ये 2.1 से नीचे आना शुरू हो जाएगी तो जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, और जब 1.9 से नीचे आना शुरू हो जाएगी या 2.0 से नीचे हो जाएगी तो घटना शुरू हो जाएगी। मतलब एक कपल कह सकते हैं। वैसे जनरली टीएफआर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो महिला के हिसाब से काउंट की जाती है, बच्चे तो महिला के होते हैं इसलिए, वरना एक कपल के 2 बच्चे हो रहे हैं, जनसंख्या स्थिर होगी। अगर 2 से ज्यादा हो रहे हैं, आपके 2 हुए हैं, किसी के 3 हुए हैं, किसी के 4 हुए हैं, किसी के 1 हुआ है, औसत है ये, एवरेज टोटल कुल फर्टिलिटी रेट है, समझ गए ना? ओके। भारत में सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या भारत में 10 से 24, 0 से 6 में कितनी थी बच्चे? 0 से 6 के अंदर 13% थी, ठीक है। और यहां पर 10 से 24 के बीच में 26% युवा हमारे पास है। जेनजी नेपाल में ही नहीं है, भारत में भी है, क्या करेगा पता नहीं। एग्रीकल्चर सेंसस प्रत्येक 5 साल में बच्चे, जनगणना, आदमियों की जनगणना 10 वर्ष में होती है, और पशुओं की जनना, बचा जो पशु पक्षी होते हैं ना, पशुओं की जनना जो है वो हर वर्ष करवाई जाती है। ओके, ठीक है। विश्व कृषि गणना 10 वर्ष में करवाई जाती है विश्व में, भारत में 5 साल में एक बार होती है। भारत में पहली कृषि गणना 1970 से 71 में हुई, 11वीं 2021-22 के अंदर हुई थी। ये एग्रीकल्चर सेंसस के बारे में एक फैक्ट है कि 5 साल में एक बार होती है। जनसंख्या से संबंधित कुछ सिद्धांत है, बहुत ही शानदार सिद्धांत हैं। अगर आप सेंसस ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, अगर आप जनसंख्या भूगोल पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छा विषय है, पढ़िए। इसमें 2 सिद्धांत है, माल्थस का और जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत। माल्थस का सिद्धांत ये कहता है बच्चे कि जनसंख्या ऐसे बढ़ती है, जनसंख्या ऐसे बढ़ती है, और जो बच्चे संसाधन है देश के, खाने पीने की चीजें हैं, वो ऐसे बढ़ती है। अब सोचिए भुखमरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ये तो सामान की उपलब्धता है, एक बार में सामान 1 से 2, 2 से 3, यानी कि सामान संख्यात्मक रूप से बढ़ता है, ये गुणोत्तर माध्य के रूप में बढ़ती जाती है जनसंख्या। तो बच्चे यही क्या कहलाता है? एक तरीके से हमारा जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। और माल्थस का सिद्धांत बताऊंगा आप लोगों को कि माल्थस का सिद्धांत ये कहता है कि जनसंख्या एक बार जो बढ़ेगी उसके बाद में घटना भी ऐसे भी शुरू हो जाती है। ये भी आप लोग समझ सकते हैं कि माल्थस का जो सिद्धांत है और जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत है, ये जनसंख्या से रिलेटेड ही है। आप लोगों को पता होगा कि इसमें जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत में ये भी कर सकते हैं कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर रहती है शुरू में, और धीरे धीरे वो नीचे आती जाती है, तो जापान जैसी स्थिति आने लग जाती है, और टीएफआर भी नीचे हो जाता है तो भी जापान जैसी स्थिति
आ जाती है। तो ये सारी बात आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं ये मानता हूँ। क्लियर है? माल्थस का सिद्धांत कहता है ये वाली बात, कंफ्यूज हो गए मुझे ऐसा लगता है, मैं भी थोड़ा सा। माल्थस का सिद्धांत कहता है कि जनसंख्या गुणोत्तर माध्य में बढ़ती है, जबकि खाने पीने की चीजें संख्यात्मक माध्य में बढ़ती है। और जनसांख्यिकीय सिद्धांत ये कहता है कि जनसंख्या पहले तो बढ़ती जाती है, उसके बाद में इस तरीके से नीचे आकर के घटती भी है, जैसा जापान में हो रहा है। और इसका रीजन ये है बच्चे, इन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले जन्म दर, यानी बच्चे जन्म लेने की क्षमता या जन्म लेने की संख्या भी उच्च होती है, मरने की संख्या भी उच्च होती है। धीरे धीरे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं आती हैं, मरने वालों की संख्या कम हो जाती है, बढ़ने वालों की ज्यादा होती है, तो बढ़ती जाती है। यहां पहुंचने के बाद क्या होने लग जाता है बच्चे, लोग समझदार हो जाते हैं और यहां पर क्या जाता है, TFR 2 से घट करके नीचे आ जाता है, क्योंकि मृत्यु दर तो कम हो ही जाती है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, लेकिन जन्म दर भी कम हो जाती है। और यही कारण है। तो आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा? ये ऐसे ही टॉपिक मैं लगातार लेकर के आता रहता हूं आप लोगों के लिए। प्लेलिस्ट मिल जाएगी 10 मिनट शो की, आप वहां पर जाके पूरे शो देखिए, पूरी वीडियोस देखिए लगातार। आप लोगों को SSC MTS ही नहीं, सारे एग्जाम है, SSC रेलवे, कोई भी वनडे एग्जाम हो जहां पर सेंसस का टॉपिक आए, और ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स मेरे लगातार करवा रखे हैं। आप पूरी वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, छुपा छुपा करके याद करिए उनको, कितना मजा आएगा। और फिर भी आपका कोई सवाल हो तो यहां पर कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। मैं आप लोगों की एनी क्यूरीज को सोल्व करने के लिए यहां पर तैयार हूं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, अगर आप कहें तो, कि बच्चे मुझे आप लोग भारत में जिलों की संख्या बता दो। भारत में जिलों की संख्या, भारत में जिलों की संख्या, डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है बच्चे, ये आपको कमेंट करना है अकॉर्डिंग 2011 सेंसस। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलिए, और भी आप लोगों को इसी तरीके से मैं लेकर के आता रहूंगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।